एवरीवन, दिस इज भार्गव भारद्वाज और ये है क्लास 11th की जो हमने आरटीजी सीरीज चालू करी थी उसका सेकंड डे। कौन सा सब्जेक्ट? इकोनॉमिक्स डे 2 वीडियो नंबर 1 ऑफ आरटीजी देश द ग्रेट सीरीज। एक दो पार्ट्स पहले दिन के हम डाल चुके हैं, आई थिंक 14th को, आज 16th ऑफ जनवरी है एंड आज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2, मतलब ऑर्डिनल अप्रोच। अप्रोचेस हम पढ़ रहे थे, बेसिकली हम पढ़ रहे थे अप्रोचेस के कैसे आप ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम डिसाइड करोगे, जिसमें कार्डिनल अप्रोच हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में और इस पार्ट में हम पढ़ रहे हैं ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ने से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज है जो ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में हमको पता होनी चाहिए, वो ये है कि यूटिलिटी कार्डिनल में हमने उसको मेजर किया था इन द टर्म्स ऑफ यूटिल्स। इस ऑर्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना, मतलब ये एक फीलिंग है, ये दिमाग का फिनोमिना है। साइकोलॉजिकल इज मोस्टली रिलेटेड टू माइंड, तो ये फिनोमिना है, मतलब ये फीलिंग है which cannot be counted and it is not possible to measure it, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते, ये सिर्फ एक फीलिंग है। तो इस अप्रोच में ये चीज को अंडरलाइन किया गया है, ऐसा माना गया है कि यू कैन नॉट काउंट द यूटिलिटी। चलो फिर ठीक है, तो पता कैसे चलेगा हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, ये ढूंढेंगे कैसे हम, वो हमको पता चलेगा थ्रू इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व नाम का इन्होंने एक ग्राफ हमारे सिलेबस में डाला जो कि ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर ही आता है। ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। दिस लाइन इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एंड इसकी शेप को मैं बता रहा हूं, आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए जब तक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। दो गुड इसमें कंसिडर किए जाते हैं, गुड नंबर ए और गुड बी, दो गुड्स हो गए। अच्छा, तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या मतलब है ऑर्डिनल कर्व का और कैसे इसको हम ज्यादा समझ सकते हैं? तो सबसे पहली बात ये, ऑर्डिनल कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे कि हमको दिखाई दे रहा है कि ग्राफ पे हमने बनाया है, कर्व बनाया है, तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किस चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? ये वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस मतलब किसका कॉम्बिनेशन की बात हो रही है? यहां पे बात हो रही है गुड ए और गुड बी के कॉम्बिनेशंस की बात, ठीक है। तो गुड ए और गुड बी के जितने भी कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, मतलब कि गुड ए की 4 यूनिट खरीद ली, गुड बी की 3 यूनिट खरीद ली, गुड ए का 5 यूनिट खरीद ली, इसकी 2 खरीद ली, इसकी 6 खरीद ली, इसकी 1 खरीद ली। तो ऐसे करके हम जितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, कि या तो ये या ये तीनों एक साथ नहीं, ठीक है, या दो एक साथ नहीं, कोई एक, तो वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस है। बंडल ऑफ 2 गुड्स के, जैसे कि हमने बात करी अभी गुड ए और गुड बी के, जिसके प्रति कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। कंज्यूमर इज इंडिफरेंट मतलब कंज्यूमर इज रैशनल, और रैशनल कंज्यूमर क्या होता है ये पिछले पार्ट में डे 1 में हमने डिस्कस किया था कि वो हु इज अ रैशनल कंज्यूमर। तो वही है कि कंज्यूमर इज इंडिफरेंट मतलब दोनों में से किसी भी गुड्स के प्रति कंज्यूमर फेवरेटिज्म नहीं दिखाएगा, दोनों में से कोई भी गुड उसका फेवरेट नहीं है, दोनों को वो इक्वली ट्रीट करेगा। तो कंज्यूमर इज इंडिफरेंट टू बोथ द गुड्स। और कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे? कॉम्बिनेशन वो होने चाहिए जिसमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही हो, ठीक है, कि जितनी सेटिस्फैक्शन हमको बंडल ए से मिल रही है, बंडल 1 लिखा है, चलो बंडल 1 से मिल रही है, उतनी ही हमको सेटिस्फैक्शन बंडल बी से मिलनी चाहिए, 2 से मिलनी चाहिए, और उतनी ही हमको सेटिस्फैक्शन बंडल 3 से मिलनी चाहिए। इन तीनों की सेटिस्फैक्शन ऑफ bundle 1 would be equal to satisfaction of bundle 2 would be equal to satisfaction of bundle 3। तो तीनों ही बंडल्स, तीनों ही ग्रुप्स, तीनों ही कॉम्बिनेशन से हमको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तभी ये इंडिफरेंस कर्व वैलिड होगा, तभी इंडिफरेंस कर्व हम बना पाएंगे। तो क्या क्या देखा हमने कि एक तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस है। किस चीज के कॉम्बिनेशंस है भाई?
बंडल ऑफ टू गुड्स के कॉम्बिनेशन है जिनके प्रति कंज्यूमर जो है वो इनडिफरेंट है, और दो सारे ही कॉम्बिनेशन से हमको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है। इन सारे पॉइंट जब ध्यान में रहेंगे तब जाके ये शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व निकलेगी। समझ में आया इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? सिंपली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स टुवर्ड्स व्हिच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट एंड दे हैव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने आता है वो है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। व्हाट इज अ मोनोटोनिक प्रेफरेंस? जब हमको दो बंडल दिए हुए हों, इनमें से कोई भी एक बंडल की बात कर लेते हैं, मान लो हम बंडल 1 और बंडल 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हमको दो बंडल्स दिए हुए हों गुड्स के, तब मोनोटोनिक प्रेफरेंस कैसे अप्लाई होगा जरा देखते हैं। चूज इज द बंडल विद मोर ऑफ वन गुड्स, मतलब कंज्यूमर जो है वो उस बंडल को चूज करेगा जिसमें एक गुड का ज्यादा हो, एक गुड पिछले वाले से ज्यादा हो, एंड नॉट लेस ऑफ अनदर गुड इन द कंपैरिजन विद द सेकंड बंडल। दो ऐसे बंडल जिनमें जो है एक गुड पिछले वाले से ज्यादा हो और दूसरा कम भी ना हो, उस केस में कंज्यूमर जिसमें ज्यादा है उसको कलेक्ट करेगा या उसको अप्रोच करेगा। अब जैसे इन दो कॉम्बिनेशंस को आप देखो तो इन दो कॉम्बिनेशंस में गुड ए 4 से बढ़कर 5 हो गया, चलो ये तो ठीक है, लेकिन गुड बी 3 से बढ़कर 2 हो गया, तो यहां पे हम मोनोटोनिक प्रेफरेंस नहीं लगा सकते, ये कॉम्बिनेशंस हम काउंट नहीं करेंगे। तो फिर कैसे कॉम्बिनेशंस हम काउंट कर सकते हैं? हम कॉम्बिनेशन ऐसे वाले काउंट कर सकते हैं, या फिर हम 4 के साथ कॉम्बिनेशन ऐसे वाले काउंट कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे वाले कॉम्बिनेशंस काउंट कर सकते हैं। ये इन कंपैरिजन टू ये, इसमें से अगर कंज्यूमर को सेलेक्ट करना होगा तो वो किसको सेलेक्ट करेगा? वो ऑब्वियसली इसको सेलेक्ट करेगा। क्यों? बिकॉज इसमें दोनों ही गुड्स ज्यादा मिल रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि जिसमें एटलीस्ट मोर ऑफ वन गुड, कम से कम एक गुड ज्यादा होना चाहिए, यहां पे तो दोनों ही ज्यादा हैं, तो बहुत ज्यादा फायदे की बात हो गई। अगर इसको हम कंपेयर करें इसके साथ, तो ए में तो कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन बी ज्यादा हो गया, तो यहां भी हमारी जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो गई है कि भाई मोर ऑफ वन गुड एंड नॉट लेस ऑफ अनदर। बी मोर हो गया है और ए लेस भी नहीं हुआ है, तो इस केस में फिर से कंज्यूमर इसको सेलेक्ट कर लेगा। ऐसे ही थर्ड वाले में ए ज्यादा हो गया है और बी वैसे का वैसे ही है और कंज्यूमर इसको सेलेक्ट कर लेगा। मतलब जब भी कंज्यूमर को दो कॉम्बिनेशन के बीच में डिसाइड करना होगा, जब भी कंज्यूमर को दो कॉम्बिनेशन के बीच में या दो बंडल्स के बीच में डिसाइड करना होगा, तब वो उस बंडल को चूज करेगा जिसमें एक गुड पिछले वाले से ज्यादा हो और दूसरा वाला कम भी ना हो। ओके, ये था मीनिंग मोनोटोनिक प्रेफरेंस का। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है जिसका नाम है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इट इज द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हाँ जी, अब इंडिफरेंस कर्व ने भी आपस में अपनी एक दूसरे के साथ फैमिली बनानी चालू कर दी है। फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व को इंडिफरेंस मैप कहते हैं, और यहां पे फैमिली से मतलब है कलेक्शन या कॉम्बिनेशन। जब एक ही ग्राफ में, जब यही बना देता हूं चलो, जब एक ही ग्राफ में दो या दो से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व हो जाए तब उसको इंडिफरेंस मैप कहते हैं। यहां पे देखो IC1, IC2 और IC3 तीन इंडिफरेंस कर्व हो गए, बल्कि यहां पे सिर्फ एक ही IC था। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। मैं मिटा देता हूं जो कि तुमको जरूरत नहीं है लिखने की। बाकी तुम एज इट इज कॉपी कर सकते हो। 5 सेकंड का ब्रेक और फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। सो जो अगला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये एक ऐसा रेट है जिसपे कमोडिटीज जो हमारे पास हैं उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस कर सकते हैं कि हमारे पास एक कमोडिटी है ए, एक है बी, मान लो एक है सी, उस सी को हम बी से कैसे रिप्लेस करते हैं, या बी को ए से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ए को बी से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब ए की जगह बी यूज कर सकते हैं और बी की जगह ए यूज कर सकते हैं। तो जिस रेट पे
अगर 3B छोड़े हैं, 3B सेक्रीफाइस करें तो कितना A गेन करेंगे, अगर 4A सेक्रीफाइस करें हैं तो कितना B गेन करेंगे। ये जो रेट है जो हमको बताएगा कि कितना गेन करेंगे, कितना सेक्रीफाइस करेंगे, उसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। MRSAB का फॉर्मूला है यूनिट्स ऑफ गुड्स बी विलिंग टू सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट्स ऑफ गुड ए विलिंग टू गेन। एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो है कि ऑर्डिनल अप्रोच में हम सिर्फ 2 ही कमोडिटी को कंसिडर करते हैं। कार्डिनल अप्रोच में हमने केसेस देखे थे, केसेस इन सिंगल कमोडिटी, केसेस इन 2 कमोडिटीज, बट यहाँ पे सिंगल कमोडिटी जैसा कुछ है ही नहीं, केवल 2 कमोडिटीज का केस है। एक जब हमारे पास 2 कमोडिटी हैं तो ये जाहिर सी बात है कि हम दोनों को ही पूरा परचेज नहीं कर सकते, या तो हम एक को ज्यादा परचेज करेंगे, एक को कम परचेज करेंगे। अगर हमको बी को ज्यादा परचेज करना है तो हमको ए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ए की परचेज को कम भी करना पड़ेगा। तो एक गुड को हम सेक्रीफाइस करेंगे, एक गुड को हम गेन करेंगे, और उन दोनों के सेक्रीफाइस और गेन का जो रेशियो है उसको MRSAB कहते हैं। जो याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे ए बी मतलब ए बी से पहले लिखा है, और जो चीज पहले लिखी है वो नीचे है, जो चीज बाद में लिखी है वो ऊपर है। कई बार बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, गुड ए को की क्वांटिटी को ऊपर पहुंचा देते हैं, गुड बी की क्वांटिटी को नीचे कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। ए बी लिखा है तो नीचे ए आएगा, ऊपर बी आएगा। जो पहले लिखा है वो नीचे आएगा, जो बाद में लिखा है वो ऊपर जाएगा। ऐसे ही ऊपर, इससे भी अच्छा तरीका जो याद करने का है कि ऊपर सेक्रीफाइस जाएगा और नीचे गेन आएगा, ऊपर सेक्रीफाइस आएगा और नीचे गेन आएगा। तो ये है फॉर्मूला MRSAB का, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है। एक इंपॉर्टेंट बात जो आप देखो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर रखी है, आई वांट आप भी अपने नोट में स्टार मार्क करके रखो, वो ये है कि MRS इज ऑलवेज डिमिनिशिंग। MRS हमेशा कम होता रहता है। क्यों कम होता है? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ DMU। DMU मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमने लॉ पढ़ा था कि MU जो है वो हमेशा लो होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है विद इंक्रीज इन द यूनिट्स कंज्यूम। पिछली क्लास में पढ़ा था। तो उसी लॉ की वजह से MRS इज ऑलवेज डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग। एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूं कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है, उसके लिए मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से। उसमें डिटेल में मैंने पूरा समझाया हुआ है, ये वो पूरा फुल फ्लेज लेक्चर्स है, वीडियो लेक्चर्स है, उसको जाके देख सकते हो, क्योंकि ये मैराथन है इसलिए सारी चीज इसमें कवर नहीं होंगी। अगर जानना है, हालांकि वो पूछते नहीं है, रीजनिंग का भी आती नहीं है, फिर भी अगर जानना है तो वो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। अगली चीज जो मैं उठा रहा हूं वो है बजट लाइन। बजट लाइन का क्या मतलब होता है? बजट लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि हमने देखा था इंडिफरेंस कर्व भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही था। तो ऐसे ही बजट लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ये तो वहां भी ऐसे ही था, ऑफ टू गुड्स, ये भी वहां ऐसे ही था, विच कैन बी परचेज्ड विद गिवन इनकम। जो हम गिवन इनकम, हमारी जो इनकम जो दे रखी है उसके अंदर जो परचेज कर सकते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को कहते हैं बजट लाइन। लेकिन जो बात ध्यान रखने की है, सच दैट टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू दी इनकम, कि आप सिर्फ उन्हीं कॉम्बिनेशंस को काउंट करोगे जिनका टोटल एक्सपेंडिचर TE इनकम के बराबर है। मान लो मेरी इनकम आ रही है 100 रुपए, तो मैं 100 रुपए में बहुत सारे गुड्स खरीद सकता हूं। हालांकि यहाँ पे 2 गुड्स की बात कर दी, चलो 2 गुड्स खरीद सकता हूं। 2 गुड्स की कितनी क्वांटिटी खरीदूं? उतनी क्वांटिटी के मेरा टोटल एक्सपेंडिचर, दोनों गुड्स पे खर्च किया हुआ मेरी राशि, मेरी अमाउंट, मेरी इनकम 100 रुपीज के बराबर हो जाए। सिर्फ उन्हीं 2 कॉम्बिनेशंस को या उन्हीं 2 गुड्स के कॉम्बिनेशंस को हम बजट लाइन में इंक्लूड करेंगे। अच्छा, तो फिर बजट लाइन और बजट सेट के बीच में डिफरेंस जानना जरूरी था। बजट लाइन मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन जिनका TE टोटल एक्सपेंडिचर इनकम के बराबर हो, और बजट सेट मतलब और पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है। मतलब यहाँ पे TE जो है, बजट लाइन के आगे लिख देता हूं, यहाँ पे TE कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और इक्वल टू भी हो सकता है इनकम के। ये बजट सेट के बारे में बात हो रही है। कम भी हो सकता है टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा तो खैर नहीं होएगा, कोई भी अपनी इनकम से ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन कम हो सकता है या फिर बराबर भी हो सकता है इनकम के। Whereas बजट लाइन में टोटल एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज इक्वल टू दी इनकम। टोटल एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज इक्वल टू दी इनकम।
तो ये दो डिफरेंस क्रिएट करने वाली चीजें हैं इन बजट लाइन और बजट सेट। बजट सेट क्या है? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच द कंज्यूमर कैन अफोर्ड। और बजट लाइन क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which the consumer can afford or which the consumer can purchase given that the total expenditure is equal to the income। अच्छा, बजट लाइन क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो इसकी ग्राफ के में एक लाइन भी बनी होगी, और वो लाइन कैसे क्रिएट होगी, कैसे बनेगी, कैसे पता चलेगा कि लाइन दिखेगी कैसी? वो दिखेगी या पता चलेगी हमको ये ग्राफिकल एक्सप्रेशन से। यहाँ पे एम होती है हमारी इनकम, प्राइस ऑफ गुड ए इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड ए, ब्रैकेट में डालो, प्लस करो प्राइस ऑफ गुड बी इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड बी। ये एक्सप्रेशन होता है, या मैं कहूं ये फॉर्मूला होता है बजट लाइन का। इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालो, पॉइंट्स निकालो और लाइन बनाओ। ठीक है, बजट लाइन, बजट सेट और एमआरएस यहां पे मैंने आपको डिस्कस किया, आपको समझाया। फटाफट इसको लिखो, 5 सेकंड का ब्रेक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है स्लोप ऑफ बजट लाइन। अभी बजट लाइन की हमने मीनिंग देखी, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, अब आप देखते हैं स्लोप कैसे डिफाइन होगा, उसका कैसे पता चलेगा कि बजट लाइन कितनी टिल्टेड है कितनी नहीं। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास है वो यूनिट्स विलिंग टू सैक्रिफाइस अपॉन यूनिट्स विलिंग टू गेन। जैसे कि मैंने आपको इसके फॉर्मूले में भी बताया था कि आप सैक्रिफाइस और गेन पे ध्यान दो, सैक्रिफाइस ऊपर रहेगा, गेन नीचे रहेगा। वैसे ही इस फॉर्मूले में भी जितनी यूनिट सैक्रिफाइस हुई है वो ऊपर रहेंगी और जितनी यूनिट्स गेन हुई है वो नीचे रहेंगी। एक और फॉर्मूला है px अपॉन py। इसको दो तरीके से याद किया जा सकता है। एक तो आप इसको समझ लो कि प्राइस ऑफ गुड x, ठीक है, या फिर अगर x और y नहीं है इन केस आपके एग्जाम में, वैसे तो जब भी वो x और y देगा तब वो सेकंड कंडीशन को मानेगा ही मानेगा। अगर बाई चांस सेकंड अगर नहीं दिया हुआ है, x y a भी दिया है, कुछ भी और भी नाम दिया है, तो पहली वाली कंडीशन को भूल जाओ, सेकंड कंडीशन याद रखो कि प्राइस ऑफ द गुड ऑन एक्स एक्सिस। तो जो गुड एक्स एक्सिस पे मार्क्ड होगा उसका प्राइस ऊपर आएगा, और जो गुड वाई एक्सिस पे मार्क्ड होगा उसका प्राइस नीचे आएगा। प्राइस रेशियो में ये हमेशा याद रहना चाहिए कि ऊपर कौन सा आएगा, नीचे कौन सा आएगा, वरना 3/4 और 4/3 का दो अलग अलग मतलब होता है, दोनों की अलग अलग वैल्यू होती है। ठीक है, तो ऊपर वो प्राइस आएगा, उस गुड का प्राइस आएगा जो एक्स एक्सिस पे मार्क्ड है। तो चलो पहली वाली को छोड़ दो, लेट्स नॉट मेक इट वेरी कंफ्यूजिंग, पहली वाली को छोड़ दो। ऊपर उस गुड का प्राइस आएगा जो कि एक्स एक्सिस पे मार्क्ड है, और नीचे उस गुड का प्राइस आएगा जो कि वाई एक्सिस पे मार्क्ड है। ठीक है, ये प्राइस रेशियो कहते हैं इसको, और इससे भी बजट लाइन का स्लोप पता चल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन की दो प्रॉपर्टीज होती है, एक कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है। बजट लाइन कैसे बनती है? ऐसे बनती है, ये देखो, ये वाई एक्स 0, ठीक है, एक्स एक्सिस पे मार्क, वो वाई एक्सिस पे मार्क, जो मैं भी बता रहा था। बजट लाइन ऐसी बनती है। तो बजट लाइन ऐसी क्यों होती है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन क्यों होती है? बिकॉज एक गुड ज्यादा मतलब दूसरा गुड कम। अभी हमने बताया, अभी हमने बात करी कि दोनों गुड्स हम इक्वल क्वांटिटी में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। अगर हम एक गुड को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे वाले को डिक्रीज करना पड़ेगा, अगर हम एक को डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे वाले को इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि हमारी इनकम के बराबर टोटल एक्सपेंडिचर, ताकि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर इनकम के बराबर रहे, इस वजह से। ठीक है, तो एक गुड ज्यादा, यहां से देखो, जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पे इधर बढ़ते जा रहे हैं, ये वाई जो गुड है ये कम होता जा रहा है और एक्स गुड बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से मोर ऑफ वन गुड मीन्स लेस ऑफ अनदर। कोई भी गुड बढ़ेगा तो दूसरे वाले को कम होना ही पड़ेगा। इसी रीजन से जो बजट लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। सेकंड पॉइंट है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो, मैंने बिल्कुल सीधी लाइन बनाई है, हमने आईसी कर्व की तरह उसमें कहीं भी बेंड नहीं लेके आया, उसको कहीं से भी हमने कर्व ही नहीं बनाया। इट्स अ स्ट्रेट लाइन। व्हाई इट इज अ स्ट्रेट लाइन? बिकॉज प्राइजेस, हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, प्राइजेस आर टेंड टू रिमेन कांस्टेंट। प्राइजेस हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, और इसमें जब आप
वैल्यूज डालोगे तो ये रेशियो की वैल्यू ठीक है, अगर ये 3/4 अगर इसकी वैल्यू है तो उसकी वैल्यू 3/4 इस पॉइंट पे भी 3/4 ही होएगी, इस पॉइंट पे भी 3/4 ही होएगी और इस पॉइंट पे भी 3/4 ही होएगी। हर पॉइंट पे ऑन वन पर्टिकुलर लाइन, ऑन एवरी पॉइंट, उस पर्टिकुलर लाइन पे हर पॉइंट के ऊपर जो प्राइस रेशियो है वो सेम ही रहेगा, प्राइस कभी भी बदलता नहीं है। और उसी वजह से जो हमारी बजट लाइन है ये हमेशा स्ट्रेट होती है, कर्व नहीं होती, ठीक है। उसके बाद वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की क्या प्रॉपर्टीज है? वैसे तो 5 है, मतलब वैसे तो कई सारी है पर हमारे सिलेबस में 5 है। पहली है इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अभी हमने देखा था इंडिफरेंस कर्व कैसा था, इट वॉज लाइक दिस। इस शेप को हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। मैंने लिखा भी था, इट इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। और कॉन्वेक्स और कॉन्केव हमारे लिए नया नहीं है, हम क्लास 9-10th में जब हमने लेंसेज वाला चैप्टर पढ़ा था फिजिक्स में, वहां पढ़ चुके हैं। तो इट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। और कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन क्यों? रीजन बिकॉज MRS इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। और MRS क्यों ऑलवेज डिक्रीजिंग होता है, इसका आंसर हमने पिछली वाली स्लाइड में दे दिया है, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ DMU। तो क्योंकि MRS हमेशा डिक्रीजिंग होता है, इस वजह से ये लाइन कॉन्वेक्स बनी है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि अगर MRS डिक्रीजिंग ना होके इंक्रीजिंग होता तो IC कैसे बनता? तब आप बताओगे कि तब IC कॉन्वेक्स होने की बजाय कॉन्केव टू दी ओरिजिन होता। और पूछा जा सकता है कि MRS अगर ना ही डिमिनिशिंग होता ना ही इंक्रीजिंग होता बल्कि कांस्टेंट होता, तो आप बताओगे कि भाई IC फिर एक स्ट्रेट लाइन होती, ना ही कॉन्वेक्स होती और ना ही कॉन्केव होती। तो MRS कैसा है इसी बात पे डिपेंड करेगा कि IC का शेप कैसा है। वैसे जनरली MRS इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई IC की शेप इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। नेक्स्ट है IC स्लोप्स डाउनवर्ड्स के IC नीचे हुई स्लोप करता है, उसका वही रीजन है जो प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन में डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन का था कि भाई मोर ऑफ वन गुड मींस लेस ऑफ अनदर। एक ज्यादा खरीदो तो दूसरे को तो कम खरीदना ही पड़ेगा। यहाँ पे भी ये वाला गुड कम होता जा रहा है और ये वाला गुड बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से IC स्लोप्स डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट, हायर IC रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हमने पिछली स्लाइड में इंडिफरेंस मैप देखा था जहां पे 2-3 IC थे। हायर IC मींस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब अगर तुम्हारे पास सेकंड IC पे जाने का ऑप्शन है तो तुम पहले पे नहीं टिकोगे, सेकंड पे जाओगे। थर्ड पे जाने का ऑप्शन है तो फर्स्ट 2 को इग्नोर करोगे, सीधा थर्ड पे जाओगे। आप हमेशा कोशिश करोगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा ऊंचे से ऊंचा IC पे जाऊं, क्योंकि ऊंचा IC हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स ज्यादा होती हैं। और अभी हमने मोनोटोनिक प्रेफरेंस में पढ़ा कि गुड्स का यूनिट या काउंट ज्यादा होना चाहिए और दूसरे वाले का कम भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दोनों के ही ज्यादा होते रहते हैं नंबर्स गुड्स के। तो इस वजह से हायर IC रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। फिर आता है IC कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके लिए हम दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। चलो, ये IC1 और IC2। एक बात तो बहुत क्लियर है इस वाले डायग्राम से, और क्योंकि ये सही है, ठीक है, ये डायग्राम गलत नहीं है, डायग्राम सही है कि 2 IC की अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है। अगर ये हमको लेवल 5 की सेटिस्फैक्शन दे रहा है तो ये 7 की दे रहा होगा, ये 9 की दे रहा होगा। ये बात तो बहुत ज्यादा क्लियर है, इसलिए हमने बोला कि हायर लेवल ऑफ IC मींस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इस डायग्राम में अगर आप देखो तो ये वाला IC हमको 5 की सेटिस्फैक्शन दे रहा है, ये वाला 7 की दे रहा है, ये बराबर है। ये वाला IC डायग्राम के हिसाब से, अभी बीच वाले को नहीं देखना है, सिर्फ यहीं देखना है। ये वाला IC 7 की सेटिस्फैक्शन दे रहा है, ये वाला 5 की दे रहा है। इस पॉइंट पे आप देखो तो 7 इज इक्वल टू 5 हो जाता है, बिकॉज ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। जो कॉम्बिनेशन फर्स्ट IC पे फॉल हो रहा होगा वो कॉम्बिनेशन कम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। मान लो ये कॉम्बिनेशन A है, ये कॉम्बिनेशन B है और इस पॉइंट पे कॉम्बिनेशन हमारा C है। तो A की लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वुड बी लेस देन B की लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन।
ए की लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वुड बी लेस देन बी की लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ऐसे ही बी की लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वुड बी ग्रेटर देन ए की लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। लेकिन सी जैसी पिक्चर में आता है वैसी ए की लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इक्वल टू हो जाती है सी की लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन से, और बी की लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी इक्वल हो जाती है सी से। तो ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, विच कैन नॉट बी पॉसिबल, जो कि कभी हो नहीं सकता। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि भाई साहब जैसे यहाँ पे 7 इज इक्वल टू 5 कभी हो नहीं सकता, ऐसे ही a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी कभी हो नहीं सकता। इसी वजह से IC कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नहीं समझ में आया भाई, वीडियो को रिवाइंड करो, वीडियो है, ठीक है, लाइव नहीं बैठे हो जो सर से बार बोल नहीं सकते कि दोबारा से एक्सप्लेन कर दो, वीडियो है, 2 बार इधर क्लिक करो, 2 बार उधर क्लिक करो और रिवाइंड दी वीडियो। लास्ट है IC डू नॉट टच एनी एक्सेस। पिछली ही स्लाइड में शायद मैंने बोला था कि ऑर्डिनल अप्रोच का ये एक रिक्वायरमेंट होती है कि ओनली 2 कमोडिटीज विल बी कंसिडर्ड। 1 नहीं कमोडिटी होएगी, 3 नहीं होंगी, 2 कमोडिटीज ही कंसिडर होंगी। और जब भी कोई भी IC किसी एक्सिस को टच करेगा तो उसका मतलब ये है कि बॉस किसी एक गुड की वैल्यू 0 हो चुकी है। जैसे कि अभी हम देख लेते हैं, मैं ऊपर बना देता हूं, थोड़ा सा यहां बना देता हूं, y(x)0। ये देखो, अगर ये IC है, सारे पॉइंट सही है, बस ये वाला पॉइंट देखो जहां पे ये y से मिला हुआ है, इस पे y की तो कुछ वैल्यू है पर x की वैल्यू क्या है 0। y की तो कुछ वैल्यू है लेकिन x की वैल्यू क्या है 0, जो कि कभी हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर सिर्फ एक ही गुड परचेज कर रहा है, दूसरा परचेज ही नहीं कर रहा, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। कंडीशन ही यही है कि 2 गुड्स होंगे ही होंगे। और अगर कोई ऐसी हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है जो किसी कंडीशन को नकार दे, को वेरीफाई करने से मना कर दे, तो हम उस प्रॉपर्टी को कंसीडर नहीं करेंगे, हम उस चीज को, उस फिनोमिना को कंसीडर नहीं करेंगे। इस वजह से ये रूल बन गया कि भाई IC डू नॉट टच एनी एक्सिस। मैंने आपको फटाफट से बहुत सारी चीजें कर दी है, बहुत सारी चीजें स्कैटर्ड है, मैं जरा थोड़ा सा सही कर दूं। ये फेयर वर्क है, वो रफ वर्क है, फटाफट से देखो, लिखो, जैसे भी समझ में आ रहा है आपको। फिर हम नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी लास्ट स्लाइड पर, ये हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन ऑर्डिनल अप्रोच। मुझे लगता है आप चैप्टर का नाम भूल गए, जो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही था। हमने कार्डिनल अप्रोच में भी 2 केसेस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पढ़ी थी। अब हम ऑर्डिनल अप्रोच में कंडीशंस पढ़ने जा रहे हैं। लेट मी टेल यू, सारी कंडीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट आती हैं पेपर में, तो इनको तो बिल्कुल भी छोड़ के जाना नहीं है, एज इट इज याद करना है। तो सबसे पहली कंडीशन जो इसमें वो है MRS(xy) = Px/Py। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया, सिंपल कर देते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ गुड x एंड y = द प्राइस रेशियो, जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, कंडीशन में हम क्या देखते हैं, पहले हम एक कदम लेफ्ट जाते हैं, फिर हम एक कदम राइट जाते हैं, और फिर देखते हैं कि क्यों हमें बीच में रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे हमने कार्डिनल अप्रोच में पढ़ा था, यहां भी देखते हैं। चलो इसको इधर इलैबोरेट कर लेते हैं। MRS(xy) = Px/Py, ये हमारी कंडीशन है। पहले एक स्टेप लेफ्ट जाते हैं और देखते हैं कि अगर MRS(xy) कम हो जाता है Px और Px/Py से, देखो प्राइस तो कभी चेंज होता नहीं, तो इसके साथ तो हम कुछ खिलवाड़ कर नहीं सकते, सही बात। यहां पे ऊपर है गुड y, नीचे है गुड x, बराबर। यहां पे MRS के अंदर ऊपर है गुड y और नीचे है गुड x। जो छेड़छाड़ करनी है वो लेफ्ट साइड करनी है, ये बात तो बहुत क्लियर है। अब लेफ्ट साइड भी डिनोमिनेटर में करनी है या न्यूमरेटर में करनी है, ये बात देखने वाली है। तो हमको सबसे प्यारी क्या होती है, हमारी x। ठीक है, तो हम x के साथ ही छेड़छाड़ करेंगे, उसको ही छेड़ेंगे।
तो हम x को छेड़ेंगे और देखेंगे कि अगर एम आर एक्स वाई कम है पी एक्स वाई बाई पी वाई से, तो इसका मतलब है कि हम जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो ज्यादा है हमारे गेन से। सैक्रिफाइस ऊपर आता है नीचे आता है, ऊपर आता है, तो मैंने उल्टा बोल दिया। जो हम गेन कर रहे हैं वो ज्यादा है हमारे सैक्रिफाइस से, क्योंकि सीधी बात है अगर ये रेशियो कम है तो मतलब डिनोमिनेटर शुड बी मोर देन द न्यूमरेटर। इफ वी हैव टू डिक्रीज द रेशियो, हमको क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को बढ़ा दो तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। डिनोमिनेटर में होता है गेन, तो हमने गेन बढ़ा दी, तो दैट मींस गेन इज मोर देन द सैक्रिफाइस। अब वापस जाओ इन केस ऑफ वन कमोडिटी कार्डिनल अप्रोच में और याद करो जब हमें गेन ज्यादा हो रहा था, जब हम ए में थे, ए सेगमेंट में थे, तो हम क्या कर रहे थे, वी वर मूविंग टूवर्ड्स राइट। हम लोग कंजम्पशन ज्यादा कर रहे थे ताकि हमारा गेन कम हो जाए। तो ऐसे ही मैंने क्या कहा था, हम एक्स को छेड़ेंगे, हम कंजम्पशन बढ़ा देंगे, हम कंजम्पशन ऑफ एक्स को बढ़ा देंगे, और कंजम्पशन ऑफ एक्स को बढ़ाते ही गेन कम हो जाएगा, और गेन कम होते ही वो सैक्रिफाइस के बराबर आ जाएगा, और ये दोनों के बराबर होते ही ये रेशियो इक्वल टू हो जाएगी। समझ में आया? अब थोड़ा सा बढ़ते हैं राइट, मतलब एम आर एस एक्स वाई इज मोर देन पी एक्स बाय पी वाई। फिर वही y ऊपर x नीचे, जो भी छेड़छाड़ होगी x के साथ होगी। देखते हैं क्या करते हैं। इसका मतलब एम आर एस एक्स वाई इज मोर देन पी एक्स बाय पी वाई, मतलब अच्छा अब हमें रेशियो को बढ़ाना है, ये वाला जो रेशियो है उसको बढ़ाना है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, इक्वल, लेकिन क्या है ज्यादा, हमको रेशियो को बढ़ाना है। तो डिनोमिनेटर के साथ उल्टा, डिनोमिनेटर को कर दो कम, तो मतलब गेन है हमारा कम देन दी सैक्रिफाइस। मतलब हम जितना गेन कर रहे हैं, हम जितना सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, उसके बदले में हमको गेन बहुत कम हो रहा है। हम जितना उसको दे रहे हैं उतना हमको वापस नहीं मिल रहा है। मतलब इन केस ऑफ वन कमोडिटी कार्डिनल अप्रोच वी आर इन दी सेगमेंट बी, और सेगमेंट बी होता है, तो व्हाट डू वी डू, कंजम्पशन ऑफ एक्स के साथ क्या करेंगे, कंजम्पशन ऑफ एक्स को कर देंगे नीचे, क्योंकि हम जा रहे थे टुवर्ड्स लेफ्ट इन दैट डायग्राम। टुवर्ड्स लेफ्ट मतलब कंजम्पशन ऑफ एक्स डिक्रीज हो रहा था, और कंजम्पशन ऑफ एक्स के डिक्रीज होते ही उससे मिलने वाला गेन हमारा हो जाएगा इंक्रीज, और इंक्रीज होकर सैक्रिफाइस के बराबर पहुंच जाएगा। और जैसे ही वो सैक्रिफाइस के बराबर पहुंचा, ये रेशियो भी कम हो जाएगा, और रेशियो कम होकर बराबर आ जाएगा पी एक्स बाय पी वाई के। और दोनों ही कंडीशंस में हम लोग, दोनों ही सिचुएशंस में हम लोग अपनी फर्स्ट कंडीशन पे पहुंच चुके हैं। सेकेंड इज आर एम आर एस इज ऑलवेज डिमिनिशिंग। तो यस, ये तो हमने देख ही लिया है कि इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग ड्यू टू द लॉ ऑफ डीएमयू। तो डीएमयू की वजह से, लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से एम आर एस ऑलवेज डिक्रीजिंग। कहने का मतलब ये है कि आईसी मस्ट ऑलवेज बी कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। आईसी के ओरिजिन, आईसी का ओरिजिन पे कॉन्वेक्स बना रहे, और हमारा एमआरएस एक्स वाई पी एक्स बाय पी वाई के बराबर बना रहे। ये दोनों सिचुएशंस के सेटिस्फाई होते ही हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। तो दीज वर द टू कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। विद दिस हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ यूनिट 2 होता है खत्म। और ये वीडियो, ये पार्ट डे 2 की फर्स्ट वीडियो भी यहीं पे ही हम करेंगे खत्म। एक वीडियो आएगी अब शाम में, डे 2 वीडियो 2, उसमें हम डिमांड चालू करेंगे। टिल देन इस वीडियो को शेयर करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं यार, इस सीरीज को जितना बड़ा करोगे उतना ही हम सबके लिए फायदेमंद होगा। इसको शेयर करो सब उन दोस्तों के साथ जो अभी तक पूरे साल में इंतजार कर रहे थे एग्जाम आने का, और उन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा। उन दोस्तों के साथ भी शेयर करो इनको थोड़ा बहुत आइडिया है, क्योंकि उनके लिए सारी चीजें समझनी थोड़ी और आसान हो जाएंगी। और जो स्टार्टिंग से पढ़ ही रहे थे, उनको अगर कम टाइम में पूरा सिलेबस कवर करना है ना रिवीजन के तौर पे,
तो वो तो इसको देख ही सकते हैं। तो इन शॉर्ट इसको शेयर करना है सबके साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। लाइक तुम्हारी श्रद्धा भक्ति के ऊपर है, उसको मैं कुछ नहीं कहूंगा। टिल देन, ग्रेट डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।